Hello guys, welcome you to Kyra classes. This is my third video of class 9th science chapter number 5 the fundamental unit of life. आज की वीडियो में जो पार्ट्स ऑफ सेल हमारे रह गए थे उन्हें डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं गोल्गी एपरेटस से. The stacks of flattened membranous vesicles are called Golgi apparatus. Stack का मतलब होता है पाइल अप, इकट्ठा होना, एक अरेंजमेंट जिसे मैं कह सकती हूँ. तो ये मैं कह सकती हूँ मैम्ब्रेनस वेसिकल्स जो कि फ्लैटेंड होती हैं, तो उनके स्टैक को, उनके पाइल अप को कहते हैं हम गोल्गी एपरेटस. इट बेसिकली स्टोर्स, पैक्स एंड मॉडिफाइज द प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स. तो गोल्गी एपरेटस का क्या फंक्शन है कि ये जो मटेरियल्स हैं या जो सब्सटेंसेस हैं उन्हें वो स्टोर करके रखता है, पैकेजिंग में इन्वॉल्व है और प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस लाता है. तो गोल्गी एपरेटस है तो एक वेसिकल, तो ये सारा का सारा काम स्टोरेज, पैकिंग और मॉडिफिकेशन सब किस में होता है? वेसिकल्स में होता है. और वेसिकल्स क्या होते हैं? वेसिकल्स वही सैक लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं वेसिकल्स. It temporarily stores protein that moves out of the cell through the vesicles of the Golgi apparatus. ये temporarily मतलब थोड़े समय के लिए प्रोटीन को स्टोर करके रखता है जो कि सेल से फिर मूव बाहर निकल जाता है वेसिकल्स के थ्रू, गोल्गी एपरेटस के. It packs and transports the material synthesized in the endoplasmic reticulum to different targets inside and outside the cell. गोल्गी एपरेटस पैकेजिंग में और जो मटेरियल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन रहे हैं उनको ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करता है अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनल्स तक, सेल के अंदर और बाहर जो भी अलग अलग ऑर्गेनल्स हैं या जो डिफरेंट टारगेट्स हैं तो उन तक ये गोल्गी एपरेटस क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो मटेरियल सिंथेसाइज हुए हैं, जो बने हैं, उनकी पैकेजिंग करना और फिर उन्हें अलग अलग टारगेट्स या अलग अलग ऑर्गेनल्स तक पहुंचाना सेल के अंदर और बाहर, यही काम है गोल्गी एपरेटस का. नेक्स्ट हमारा जो पार्ट ऑफ सेल है वो है लाइसोसोम्स. The sac-like structure in a cell surrounded by membrane are called lysosomes. तो lysosomes जो हैं वो सेल के अंदर मिलते हैं और किस शेप के होते हैं? तो वो sac-like structure होता है इनका. किससे सराउंडेड होते हैं? मेम्ब्रेन से. तो sac-like structure surrounded by a membrane form lysosomes. They keep the cells clean by digesting and breaking the outside materials like bacteria, food entering the cell or worn out cells organelles into small pieces. ये cells को clean रखते हैं किस तरह से? by digestion एंड ब्रेकिंग द आउटसाइड मटेरियल्स. जो भी बाहर के मटेरियल्स हैं जैसे कि बैक्टीरिया हो गया या कोई फूड एंटर कर रहा है सेल में या फिर कोई सेल ऑर्गेनल्स खराब हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, डैमेज हो गया है, तो वो इन चीज़ों का क्या करता है? लाइसोसोम डाइजेशन करता है और इनका ब्रेक डाउन करता है छोटे छोटे पीसेस में. They can digest these organic materials due to the presence of strong digestive enzymes that can break down organic compounds. ये लाइसोसोम्स जो है इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स को डाइजेस्ट कर पाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स, क्योंकि लाइसोसोम्स के अंदर स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि इन्वॉल्व हैं किसमें? डाइजेशन और ब्रेकडाउन में इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के. इसीलिए लाइसोसोम को क्या कहते हैं हम? सुइसाइडल बैग. ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि लाइसोसोम को सुइसाइडल बैग क्यों कहा जाता है. तो यही रीजन है कि लाइसोसोम क्यों सुइसाइडल बैग कहलाता है. नेक्स्ट है हमारा पार्ट ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया आर राउंड ट्यूब लाइक ऑर्गेनल्स दैट प्रोवाइड एनर्जी टू अ सेल इन फॉर्म ऑफ एटीपी. माइटोकॉन्ड्रिया राउंड ट्यूब लाइक ऑर्गेनल्स हैं. जब आप उसका स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको वही राउंड और ट्यूब लाइक दिखेगा, जो कि क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को, एनर्जी देता है सेल को. किसके फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में. एटीपी का फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट केमिकल एक्टिविटीज फॉर द सस्टेनेंस ऑफ लाइफ. तो ये जो एटीपी है, जो यू कैन से कि जो भी एनर्जी है, आप कह सकते हो जो एनर्जी है जो सेल को मिल रही है एटीपी के फॉर्म में, तो ये जो एटीपी है ये जो केमिकल एक्टिविटीज हैं अलग अलग जो सेल परफॉर्म कर रहा है तो वो उसमें हेल्प करता है.
Mitochondria are known as the powerhouse of the cell. This is the reason जिसकी वजह से मैं ये कह सकती हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है सेल का, क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। और ये जो एटीपी है ये किस में हेल्प करता है, ये जो भी सेल फंक्शन करता है, जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, केमिकल रिएक्शंस जितने भी होते हैं, जो भी एनर्जी चाहिए उसके लिए, तो वो एटीपी ही के फॉर्म में होती है और माइटोकॉन्ड्रिया ही इस सेल को देता है। Mitochondria have two membrane coverings instead of just one. Mitochondria के अंदर दो membrane होती हैं। इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल membrane bound organelle है। The outer membrane is very porous. तो अब जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो membrane है तो एक outer membrane होगी, एक inner membrane होगी। outer membrane बहुत porous होती है, उसमें बहुत pores present होते हैं, जबकि inner membrane बहुत ज्यादा deeply folded होती है। These folds create a large surface area for ATP generating chemical reactions. अब ये जो inner membrane है इसके अंदर बहुत डीप फोल्ड्स हैं और ये जो फोल्ड्स हैं ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस बहुत ज्यादा हो सकें, एटीपी ज्यादा से ज्यादा बन सकें। तो ये जो फोल्ड्स हैं ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है या क्रिएट करता है, जिससे एटीपी को जो केमिकल रिएक्शंस एटीपी जनरेट कर रहे हैं वो केमिकल रिएक्शंस बहुत अच्छे से हो सकें। Mitochondria have their own DNA and ribosomes and are hence capable to produce some of their required proteins all by themselves. Mitochondria के पास अपना DNA और ribosomes होते हैं, इस वजह से mitochondria capable होता है जो कुछ प्रोटीन्स को अपने आप बनाने के, मतलब डीएनए और राइबोसोम्स उसके अंदर है माइटोकॉन्ड्रिया में अपने, तो इसकी मदद से क्या होता है, अपने डीएनए और राइबोसोम्स की मदद से ये कुछ जो रिक्वायर्ड प्रोटीन्स हैं, जो प्रोटीन्स उसे चाहिए वो उनसे बना लेता है। नेक्स्ट पार्ट है सेल का प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स रेफर टू द डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स फाउंड इन प्लांट सेल्स। जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स था, उसमें इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन दोनों थी, ऐसे ही प्लास्टिड्स में इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन दोनों मेम्ब्रेन होगी। ये भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, लेकिन ये सिर्फ किस में मिलता है, ये प्लांट सेल्स में मिलता है। दे आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। प्लास्टिड्स कहाँ मिलते हैं, साइटोप्लाज्म में। सेल के साइटोप्लाज्म में प्लास्टिड्स मिलेंगे। प्लांट्स मेक एंड स्टोर फूड इन प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स में प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना बनाते हैं और खाना स्टोर भी किस में करते हैं, प्लास्टिड्स में। दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए और राइबोसोम्स था, ऐसे ही प्लास्टिड्स के पास अपना डीएनए और राइबोसोम्स होता है। इसका मतलब ये भी जो भी रिक्वायर्ड प्रोटीन्स हैं वो सब ये अपने आप बना लेते हैं। तो जो दो ऑर्गेनल्स हैं जिनके पास अपना डीएनए और राइबोसोम्स हैं, तो वो यही दो ऑर्गेनल्स हैं, पहला है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा है प्लास्टिड्स। इन दो ऑर्गेनल्स के पास अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। अब जो प्लास्टिड्स हैं वो दो टाइप में क्लासिफाइड है, पहला है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट। Chloroplasts are the plastids containing the green pigment called chlorophyll. Chloroplast वो प्लास्टिड्स हैं जिनमें आपको एक ग्रीन पिगमेंट देखने को मिलेगा जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। तो जो क्लोरोप्लास्ट है वो ग्रीन कलर का दिखेगा आपको, क्योंकि उसके अंदर क्या है, ग्रीन पिगमेंट है जिसका नाम है क्लोरोफिल। दे आर नेसेसरी टू कैरी द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये जो क्लोरोफिल है ये जरूरी है किसके लिए, किस प्रोसेस के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो क्लोरोफिल है वो क्या करता है, वो सनलाइट को ट्रैप करता है, तो इसीलिए ये फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन ऑरेंज एंड येलो पिगमेंट्स। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऑरेंज और येलो पिगमेंट्स भी मिल सकते हैं या मिलते हैं। Leucoplast is colorless plastid that stores starch, oils and protein granules. Leucoplast जो है, अब क्लोरोप्लास्ट तो जो था वो ग्रीन कलर का था क्योंकि उसके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट था जिसका नाम था क्लोरोफिल। ऐसे ही जो ल्यूकोप्लास्ट है वो कलरलेस है, इसका मतलब उसके अंदर कोई कलर नहीं है। और ये क्या काम करता है, ये स्टार्च को स्टोर करता है, ऑयल को स्टोर करता है और प्रोटीन ग्रेन्यूल्स को स्टोर करता है। ल्यूकोप्लास्ट के भी तीन अलग अलग टाइप्स हैं। अगर मैं ल्यूकोप्लास्ट को फर्दर क्लासिफाई करूं तो इसके भी तीन टाइप्स हैं।
जैसे एमाइलोप्लास्ट स्टोर करता है स्टार्च को, इलायोप्लास्ट स्टोर करता है फैट्स एंड लिपिड्स को, और एल्यूरोप्लास्ट जो कि स्टोर करता है प्रोटीन को। नेक्स्ट है हमारा पार्ट वैक्यूल्स। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। तो वैक्यूल्स क्या है, एक स्टोरेज सैक्स है, मतलब स्टोर करने के काम आते हैं वो सैक सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स को। कोई भी सॉलिड मटेरियल हो या कोई भी लिक्विड हो तो वो जो वैक्यूल्स हैं वो उनको स्टोर करते रहते हैं। तो वैक्यूल्स किस शेप का है, एक सैक लाइक है, और क्या काम करता है, स्टोरेज में काम करता है, चाहे वो सॉलिड कंटेंट हो या लिक्विड कंटेंट हो। Vacuoles are small sized in animal cells while plant cells have very large vacuoles. Vacuoles animal cells में छोटे साइज के मिलेंगे जबकि plant cells में काफी बड़े बड़े vacuoles होते हैं। The central vacuole of some plant cells may occupy 50 to 90% of the cell volume. अब जो central vacuole है कुछ plant cells में वो 50 to 90% cell volume को ऑक्यूपाई करता है। मतलब सेल वॉल्यूम में 50 to 90% क्या होता है, सेंट्रल वैक्यूल। वैक्यूल ऑब्वियसली इसकी भी एक मैम्ब्रेन होगी, तो जो वैक्यूल की जो मैम्ब्रेन है उसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। In plant cells, vacuoles are full of cell sap and provide turgidity and rigidity to the cell. Plant cells में vacuoles जो होते हैं वो cell sap से full होते हैं। Cell sap मतलब cell solution से full होते हैं और cell को turgidity और rigidity provide करते हैं। Many substances of importance in the life of the plant cell are stored in vacuoles. बहुत सारे substances हैं जो कि ज़रूरी हैं plant cell की life के लिए, तो वो किस में stored रहते हैं, वो vacuoles में stored रहते हैं। Now come to difference between prokaryotic and eukaryotic cell. अब देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल में है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब जो न्यूक्लियस को सराउंड कर रही है मेम्ब्रेन वो एब्सेंट होती है प्रोकैरियोटिक सेल में, और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हैं वो एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं। वहीं यूकैरियोटिक सेल में ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। थर्ड, अनडिफाइंड रीजन विथ न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। जो अगर कहूँ जेनेटिक मटेरियल की बात करूँ तो वो अनडिफाइंड रीजन जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता, वो नेकेड होता है, और उसी अनडिफाइंड रीजन को जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं है और उसमें न्यूक्लिक एसिड है, कोई भी जेनेटिक मटेरियल है, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। तो वो रीजन जो कि अनडिफाइंड है, इसका मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं है वो रीजन, और उसके अंदर क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, तो मैं उस अनडिफाइंड रीजन को कहूंगी न्यूक्लियोइड। यूकैरियोटिक सेल में रीजन बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटेन्स डीएनए एंड प्रोटीन्स। तो जो न्यूक्लियस है, रीजन अगर मैं बोलूं तो वो न्यूक्लियस है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड है, और उसके अंदर क्या है, डीएनए और प्रोटीन्स। प्रोकैरियोटिक सेल का जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डीएनए होता है वो कम होता है, और डीएनए यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस, प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलते हैं। इसका मतलब जो डीएनए कॉन्सेंट्रेशन यूकैरियोटिक सेल का है वो काफी ज्यादा है। नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादातर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। तो कंपैरिजन है, फिर प्लांट सेल है, फिर एनिमल सेल है। तो कंपैरिजन देखेंगे सेल साइज से। तो प्लांट सेल का सेल साइज काफी बड़ा होता है और फिक्स्ड होता है। एनिमल सेल का सेल साइज छोटा होता है और इरेगुलर होता है। सेल शेप देख लेते हैं। तो प्लांट सेल का सेल का जो शेप है वो रेक्टेंगुलर है, और एनिमल सेल का सेल शेप राउंड है। प्लास्टिड्स प्लांट सेल में मिलते हैं और क्लोरोप्लास्ट के साथ प्रेजेंट होते हैं। तो मतलब प्लास्टिड्स में क्लोरोप्लास्ट होता है प्रेजेंट, और एनिमल सेल्स में प्लास्टिड्स एब्सेंट रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कुछ नंबर में प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, मतलब कुछ ही माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में देखने को मिलेगा, जबकि एनिमल सेल में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिल सकते हैं।
वैक्यूल्स, सिर्फ एक बहुत बड़ा वैक्यूल होता है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में बहुत सारे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। लाइजोसोम्स कम ही देखे जाते हैं प्लांट सेल्स में, एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। रिजर्व फूड, तो जो सेल है वो फूड रिजर्व करके रखता है, तो किस फॉर्म में रखता है प्लांट सेल में, तो प्लांट सेल में स्टार्च के फॉर्म में वो रिजर्व फूड होता है, और एनिमल सेल में ग्लाइकोजन के तौर पे वो रिजर्व फूड प्रेजेंट होता है। तो आज की वीडियो में हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। Thank you for watching and please subscribe my channel for more videos. Thank you.